कहानी के पार्ट 1 में हमने देखा था कि शौर्य काजल को उसकी माँ की असलियत दिखाता है और वो सब रिश्ते तोड़ कर आ जाती है। और इधर शौर्य की लंदन की दोस्त लिली उसे सरप्राइज देती है आकर और उससे अपने दिल की बात बताना चाहती थी। शौर्य की नींद अपना दरवाजा पीट जाने पर खुली और बोला, कौन है, आ रहा हूँ। जब तक वो कपड़े और चप्पल पहनता तब तक लग रहा था कि दरवाजा खोलने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए पीटा जा रहा है। तभी शौर्य कहता है, अरे कौन है, रुको आ रहा हूँ, खोल रहा हूँ, रुको तो सही। जब वो आया तो देखा फिटिंग जीन्स और स्लीवलेस टॉप पहने, मेकअप से पूता चेहरा लिए लिली बन ठन के उसके सामने खड़ी थी। तभी शौर्य कहता है, ओ तुमने तो सुबह सुबह मेरा पूरा मूड खराब कर दिया लिली, भला ऐसे भी कोई किसी को उठाता है। वो खिंचते हुए बोला। तो लिली कहती है, अरे भाई अंदर तो आने दो। वो उसे धकेलते हुए अंदर घुसकर बेड पर बैठ जाती है और कहती है, अरे बाबा अंदर आ जाओ, अब क्या वहीं खड़े रहोगे, वाओ तुम्हारा कमरा तो शानदार है। हाँ तो वे क्या कह रहे थे तुम कि ऐसे नहीं उठाया जाता। तो मिस्टर शौर्य प्रताप ठाकुर, जरा पिछली बातों को याद करो, जब तुम हॉस्टल में थे तो मैं तुम्हें कैसे जगाती थी। तभी शौर्य कहते हैं, वो बातें पुरानी हो गई लिली, मेरी दुनिया अब बदल गई है। जब तक पापा जिंदे जब तक पापा जिंदा थे मैं जिंदगी की रंगीनियों में खोया हुआ था, पर अब सबको मेरी जरूरत है। मैं अब उन पुरानी दुनिया में नहीं जी सकता। वो अपनी सच्चाई बता रहा था। तुम नीचे चलो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वो बाथरूम जाने के लिए अलमीरा से टॉवल लेता है, पर लिली छीन लेती है और कहती है, अरे ओ बुद्धू राजा, मैंने शीतल को चाय यहीं लाने को बोल दिया है, आ जाएंगी लेकर। अभी तो तुमको पुरानी बातें याद दिलानी है, कहकर उसे धक्का देकर बेड पर गिरा देती है और खुद उसको किस करने लगती है और कहती है, मेरी तरफ देखो शौर्य, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ, तुम्हें अपना बनाकर, तुम्हारे दिल में रहने। आई लव यू सो मच शौर्य। वो जज्बाती होकर कहती उसके ऊपर लेटकर उसे चूमने लगती है। तभी एक आवाज आती है, छोटे ठाकुर चाय। वो कहते हुए शौर्य के कमरे में घुस चुकी थी। शीतल के हाथ से उसने शीतल के हाथ से उसने ये कहकर चाय लिया था कि मुझे छोटे ठाकुर से अपना रिजल्ट चेक करवाना है। पर यहाँ का नज़ारा देख उसके तो होश ही उड़ गई। चाय की ट्रे उसके हाथों में थरथराने लगा और वो झट से पीछे मुड़कर निकलने लगी थी। तभी शौर्य कहता है, ओ हटो लिली, ये बच्चों वाली हरकत मत किया करो, अब बड़ी हो चुकी हो तुम। तो काजल को देखकर नर्वस हो गया था, उसे अपने ऊपर से हटाकर उठ बैठा और बोला, आओ काजल, आज तुम आई हो चाय लेकर, कोई काम था क्या। वो उसके कांपते हाथों से ट्रे लेकर साइड टेबल पर रखकर बोला। उसके बनियान पर लिली के लिपस्टिक के निशान लग रहे थे। तभी काजल कहती है, नहीं छोटे ठाकुर, आज हमारा रिजल्ट आने वाला था, इसलिए मैं आपको बोलने आई थी कि लैपटॉप पर चेक करके बताइएगा। वो सर झुकाए धीरे से बोली। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो थोड़ा सा इंतजार कर लेती तो छोटे ठाकुर खुद ही नीचे आ जाते। शौर्य की तरफ वैसे भी वो कभी नजरें मिलाकर नहीं देखती थी, पर आज जो देखी उसके बाद और भी मुश्किल था शौर्य की आंखों में देखना। तभी शौर्य कहता है, अच्छा तुम नीचे चलो, मैं 2 मिनट में फ्रेश होकर आता हूँ, वहीं पर दिखा दूंगा। रितु उठ गई क्या। वो उसे शर्मिंदा नहीं देख सकता था, इसलिए उसे वहां से नीचे जाने को बोला। वो नहीं में सर हिलाती है तो वो उसे रितु को उठाने को बोलता है और चाय पीने लगता है। तभी लिली कहती है, हे यू, क्या तुम्हें पता नहीं है, किसी के कमरे में घुसने से पहले नॉक किया जाता है। यू इडियट, तमीज नाम की ये चीज नहीं है तुम्हें। लिली उसे बुरी तरह फटकार दी। ये सुनकर काजल की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे और वो सॉरी बोलकर चली जाती है। तभी शौर्य कहता है, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था लिली, बेचारी को इतनी छोटी सी उम्र में बहुत कष्ट झेलना पड़ा। शौर्य उसे अफसोस से देखता हुआ बोला और कप रखकर बाथरूम में चला गया। तभी लिली सोचती है, माय फुट, इस 2 टके की लड़की के लिए तुम्हारे दिल में बहुत ही सहानुभूति है, पर मेरे लिए कुछ एहसास नहीं। जो लम्हे तुम भूल चुके हो वो तुम्हें याद कराऊंगी, और इस काली कुलूटी से तो मैं खुद निपट लूंगी। वो मन में सोचकर पैर पटकती अपने कमरे में चली जाती है। नाश्ते से निपटने के बाद रितु उसे घेर चुकी थी। भैया जल्दी कीजिए, सबका रिजल्ट आ गया है, हम दोनों अभी तक अनजान हैं। उसका सब्र खत्म हो गया था तो शौर्य बोला, देख ही रहा हूँ, खुलने तो दे पहले। शौर्य हंस दिया उसके उतावलेपन पर।
काजल वहीं चुपचाप खड़ी थी। अब लिली अपने कमरे से बाहर आई तो सब एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे और शीतल उसकी तरह मिठाई की प्लेट लेकर आ रही थी। वो उसे नीचे ही रुकने का इशारा कराती है और कहती है, किस बात का जश्न मनाया जा रहा है? वो शौर्य से पूछती है। तभी रितु कहती है, लिली, मैं और काजल फर्स्ट डिवीजन से पास हुई हैं और काजल तो अपने कॉलेज में टॉप की है। लो तुम भी मुंह मीठा कर लो और हमारी खुशी में शामिल हो। वो एक पीस मिठाई शीतल से लेकर उसके मुंह में डालने आगे बढ़ती है तो वह कहती है, नो नो, मैं स्वीट्स नहीं खाती, डाइटिंग पे हूँ। वो पीछे हटकर कुर्सी पर बैठ जाती है। ये देखकर रितु का मुंह लटक जाता है। तभी शौर्य कहता है, अरे तू काजल को खिला ना, उसे जितना मिठाई खिलाएगी उतना कम है। क्यों काजल, ठीक कह रहा हूं ना मैं? पूरे कॉलेज में टॉप की है, सारा मिठाई खा सकती है। लिली के मना कर देने से रितु को उदास देख शौर्य उससे हंसकर कहता है तो वो हंस देती है। तभी ममता जी बोली, हाँ बेटा, आज काजल ने अपने पिता का नाम ऊंचा कर दिया है, आज उनकी आत्मा खुश हो रही होगी। बेटी अब तुझे उनका बेटी अब तुझे उनका डॉक्टर बनने का सपना भी पूरा करना है। ममता जी उसे प्यार से दुलारते हुए बोली तो काजल उसके गले लगकर रो पड़ी और कहती है, हाँ माँ, आपका आशीर्वाद रहेगा तो मैं जरूर डॉक्टर बनूंगी। तभी रितु उसको टोकती है, अबे अब बंद करो। अबे अरे, अब क्यों रो रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। तो काजल बोली, हाँ मैं बहुत खुश हो रही तू, बस पापा की याद आ गई। वो आंसू पोंछते हुए बोली। तभी शौर्य कहता है, चलो आज रितु और काजल की शानदार रिजल्ट के खुशी के उपलक्ष्य में सबको मेरी तरफ से पार्टी। शौर्य उसे खुश करने के लिए बोलता है। उसकी आंखें आंसू से भरी हुई बहुत ही खूबसूरत हो गई थी और रितु से हंसकर बात करने से ऐसा लग रहा था मानो कड़क धूप में अचानक ही झमझम बारिश हो रही हो। लिली सारा तमाशा देखकर बोर हो गई थी तो कहती है, चलो कहीं तो घुमाओगे, इन लोगों की खुशी में ही सही। चलो मैं रेडी हूँ। वो शौर्य के पास आती है और बोली तो ममता जी ने उसे टोक दिया, ये लंदन नहीं है लिली, गांव है, यहाँ ऐसे कपड़े नहीं पहनते, तुम कुछ अच्छा सा पहन लो काजल की तरह। तभी लिली कहती है, आंटी कितनी अच्छी तो है मेरी ड्रेस, मैं इसके जैसे कुर्ती सलवार नहीं पहन सकती और मेरे पास है भी नहीं, मैं तो ऐसे ही चलूंगी। क्यों सौर्य, ठीक है ना? असल में उसे गुस्सा आ गया था काजल से खुद की तुलना पर, लेकिन खुद को संभालती वो जवाब देकर सौर्य से पूछ रही थी। सौर्य कुछ जवाब ना देकर बस सर हाँ में हिला देता है और माँ को आंखों से चुप रहने का इशारा करता है। सब तैयार होकर गाड़ी में सवार होकर शहर की तरफ चल पड़ते हैं। आज दोनों ममता जी को भी जबरदस्ती पकड़ कर ले आई थी। वो भी खुश थी। लिली शौर्य के साथ आगे बैठी थी और ये तीनों पीछे। वो लोग शहर में खूब घूमते हैं। शौर्य उन दोनों की गिफ्ट्स देता है खरीद कर और ममता जी एक एक कर सोने की चेन दोनों के लिए खरीदती है तो लिली मुंह बनाई खड़ी थी। तभी शौर्य ने उसे एक घड़ी खरीद कर दी और बोला, लो लिली, ये तुम्हारे लिए। ये देखकर वो खुश हो जाती है और अपना हाथ आगे कर देती है और बोली, पहना दो तुम खुद से। तो ममता जी बेरुखी से उसकी ओर देखती है। उसे लिली का बेबाक अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो काजल रितु से बातों में लग जाती है। काजल सब कुछ देख रही थी, उसे भी लिली कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगी, पर वो जान गई थी शौर्य और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। सब देर रात तक खाना पीना खा कर आते हैं। सब बहुत खुश हैं और काजल तो कुछ ज्यादा ही खुश थी। आखिर उसने पहला पड़ाव पार जो कर लिया था। अगले दिन लिली कॉलेज में भाषण देती है। आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ उसमें 3 लोगों का बहुत ही सहयोग रहा है मुझे और बढ़ने का हौसला देने वाले और मेरे सर पर छांव देने वाले ममता देवी और शौर्य प्रताप ठाकुर। वो दोनों मेरी जिंदगी में सूरज की तरह रोशनी बिखेर कर मुझे अंधेरे से बाहर निकाल आई। मैं इनकी आभारी हूँ। इन लोगों ने मुझे राह दिखाया और आज मैं अपने कॉलेज में सबसे अधिक नंबर ला पाई। मैं अपनी जीत की मेडल और इनाम इनको देना चाहती हूँ। काजल को अपने कॉलेज में सम्मानित किया जा रहा था। तभी वो बोल रही थी, माँ और छोटे ठाकुर कृपया यहाँ आइए। कॉन्फ्रेंस हॉल में वो उन्हें पुकार रही थी। सब नीचे लगे कुर्सी पर बैठे थे। सादे सलवार कुर्ती में हल्का सा काजल लगाए, कानों में छोटी सी बाली, नाक में छोटी सी बूंदी और बालों की लंबी चोटी बनाई। वो परियों की रानी लग रही थी। भले ही वो सांवली थी पर उसका नाक नक्शा और चेहरे की बनावट उसे हजारों गोरी गोरी लड़कियों से अलग झलक देता था। सौर्य उसे गौर से देखता है और लिली से उसकी तुलना करने लगता है।
लिली बेहद ही खूबसूरत थी, पर उसका मॉडर्न अंदाज सूर्य को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो काजल के सांवले रूप में शायद खोने लगा था। उसके कॉलेज से निमंत्रण आया था, जिसके कारण सब गए थे। रितु तो खुशी से उछल रही थी, उसे अपनी दोस्त पर नाज हो रहा था। लिली भी उनके साथ आई थी, पर अब अफसोस कर रही थी क्योंकि उससे काजल की खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी एक आवाज आती है, प्लीज सर आइए। कॉलेज के प्रिंसिपल सूर्य को मंच पर बुला रहे थे। वो माँ का हाथ पकड़कर मंच पर जाता है और काजल के सामने खड़ा हो जाता है। प्रिंसिपल काजल को मेडल और इनाम देते हैं, जिसे वो लेकर मेडल माँ को पहनाती है और इनाम की राशि सूर्य के हाथों में रख देती है। माँ के पैरों को छूने लगती है, पर वो उसे पकड़कर गले लगा लेती है। उसकी आंखें खुशी की आंसू से भरी थी। सूर्य उसे दिलचस्पी से देखता है। हॉल के बीच में एक कुर्सी पर बैठा आनंद उसे गौर से देख रहा था। उसे सूर्य का काजल को देखना गुस्सा दिला रहा था। सब दोस्त उसे समझा कर थक गए थे कि काजल को भूल जाए। उस ब्लैक ब्यूटी के चक्कर में पढ़कर अपना नुकसान ना कर बैठे, क्योंकि सूर्य प्रताप उसके सरपरस्त थे। कुछ भी गलत होने की स्थिति में वो कॉलेज से उसे निकलवा सकते थे। आनंद के पापा के ट्रस्टी होने का भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ये कॉलेज सूर्य के पिता के द्वारा बनवाया गया था, जिसे सूर्य के द्वारा समय समय पर लाखों रुपए डोनेट में दिए जाते थे। और आनंद को तो काजल को पाने का जुनून सवार हो गया था। वो अपने दोस्तों के बीच आज उसे प्रपोज करने की शर्त लगा चुका था। उसके सब दोस्त अपना सर पीटते हुए उसके लिए दुआ कर रहे थे। अब प्रोग्राम समाप्त होने के बाद काजल रितु को अपनी सहेली रूमी से मिलाने लाती है और कहती है, ये मेरी पहली और अंतिम सहेली रूमी, और रूमी ये मेरी सहेली रितु। वो दोनों का परिचय करवाती है। अब सूर्य ममता जी और लिली के साथ कॉलेज के ऑफिस में बैठा था, जहाँ प्रिंसिपल उनकी आवभक्त में लगे थे। इसी बीच आनंद एक लड़की को काजल को बुलाने को कहता है। मोनी, जाकर काजल से कहो प्रिंसिपल सर उसे ऑफिस में बुला रहे हैं, और हाँ, मेरा नाम मत बोलना, वरना पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। उसके कंधे से दुपट्टा उतार कर उसके हाथों में डालकर मसल देता है और कहता है, अब जाओ और किसी से भी इस बारे में बात मत करना। अब हंसता हुआ सीढ़ियों के पास उसके आने का इंतजार करने लगता है। मानो मोनी की डर से पसीना आ रहा था। वो काजल को जानती थी, बहुत ही शांत और अच्छी लड़की थी, पर उसे आनंद से बहुत डर लगता था। वो मजबूर थी। तभी वो कहती है, काजल, तुझे प्रिंसिपल सर ऑफिस में बुला रहे हैं, कोई काम है शायद। मुश्किल से कहकर वो वहां से चली जाती है और बोली, हे भगवान, इसकी रक्षा करना, कुछ गलत मत होने देना प्रभु। वो उसके लिए दुआ कर रही थी। तभी काजल रूमी और रितु से कहती है, तुम दोनों बातें करो, मैं आती हूँ। वो कैंप से चलती हुई सीढ़ियों के पास आती है। तभी वो उसके सामने आ जाता है और कहता है, काजल रुको, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। आनंद उसे हाथों से रोककर बोलता है। तो काजल कहती है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या। वो गुस्से से बिफर गई थी। सब स्टूडेंट आज के प्रोग्राम पर कैंप में बैठे बातचीत कर रहे थे। पूरा कॉरिडोर खाली पड़ा था। वो अंदर से डर गई थी, पर रूमी की बात याद आते ही डर को दबाकर उससे बोली और साइड से जाने लगी। तभी आनंद बोला, प्लीज काजल, मेरी बात एक बार तो सुन लो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ तुमसे। आई लव काजल। वो उसके हाथों को पकड़कर अपने होठों से लगाता हुआ बोला। तभी एक थप्पड़ की आवाज आती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी खामोशी को तुमने मेरी कमजोरी समझ ली है। आज मैं प्रिंसिपल सर से तुम्हारी शिकायत करके ही रहूंगी। अच्छा है, आज प्रोग्राम में तुम्हारे पापा भी शामिल है, अभी ऑफिस में ही होंगे, उन्हें भी पता चले कि तुम कॉलेज में क्या करते हो। वो गुस्से से ऑफिस जाने लगती है। तो आनंद कहता है, तुम समझती क्या हो अपने आप को, तुम्हारा सारा घमंड आज चूर चूर कर दूंगा मैं। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, आज के बाद तुम कहीं नजरें नहीं उठा पाओगे, तुम्हारा वो हाल कर दूंगा मैं। कहकर उसे खींचता हुआ वही एक कमरे में ले जाता है। नहीं, छोड़ो मुझे। वो चिल्लाना चाहती थी, पर वो उसके मुंह को हाथ से दबा देता है और उसका दुपट्टा उतार कर फेंक देता है। वो रो रही थी, बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, माफ कर दो, ऐसा मत करो। मोनी उसके पीछे पीछे आई थी। ये देखकर उससे रहा नहीं गया और वो दौड़ती हुई रितु और रूमी के पास जाती है। रूमी, रूमी जल्दी चल, जल्दी, क्या हुआ है तुझे।
मुझे कुछ नहीं हुआ। आनंद काजल के साथ बदतमीजी कर रहा है, चल बचा ले उसे। उसकी सांसें फूल रही थी। वो दोनों उसके पीछे दौड़ती चली जाती है। मोनी बाहर ही खड़ी रह जाती है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर जाकर आनंद के नजर में आने की। वो दोनों कमरे के अंदर घुसकर आनंद से काजल को छुड़ाती है। वो रो रो कर बेहाल थी। रूमी उसे लात गुस्सों से मारती है और रितु को काजल का हाल देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो टेबल पर पड़ा डस्टर उठाकर आनंद के सर पर मारना शुरू कर देती है। अब काजल अपना दुपट्टा ओढ़ती है। आनंद उन दोनों की पिटाई से घबरा कर भाग जाता है। वो तीनों उसे वॉशरूम ले जाती है और उसका चेहरा धोकर उसे चुप होने को बोलती है। तभी रितु सूर्य को फोन लगाती है, पर काजल उसे रोक देती है। नहीं रितु, छोटे ठाकुर को मत बताओ, वो उसे मार डालेंगे और मेरी भी बदनामी होगी। वो यही चाहता है कि मैं बदनाम हो जाऊं। रोकर उसकी आंखें फूल गई थी। तभी मोनी कहती है, मुझे माफ कर दो काजल। उसने मेरा दुपट्टा खींचकर धमकी दी थी कि अगर मैंने उसकी बात मानकर तुम्हें नहीं बुलाया तो मुझे छोड़ेगा नहीं, पर मैं तुम्हारे पीछे ही थी। उसे तुम्हारे साथ बदतमीजी करता देख मुझसे रहा नहीं गया, तब मैं इन दोनों को बुला लाई। मुझे माफ कर दो। मोनी हाथ जोड़कर रो रही थी उसके साथ। तो काजल रोते हुए कहती है, कोई बात नहीं मोनी, मैंने तुम्हें माफ किया। भले तुमने उसके डर से ऐसा किया, पर बचाया भी तुमने ही मुझे। तुम्हारा बहुत धन्यवाद मोनी। तभी काजल रोते रोते उससे बोली, बस एक प्रार्थना है मोनी, ये बात किसी को मत बताना। आनंद ने तुम्हें नहीं देखा। अब वो तुमसे पूछे कि ये दोनों कैसे आए तो साफ मुकर जाना, तुम बचाओगी। और वो खुद खुद से तो अपनी पिटाई किसी को बताएगा नहीं। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये बात फैले। काजल चुप होकर दिमाग से काम कर रही थी। तभी एक आवाज आई, हाँ भैया आती हूँ। हम दोनों आप गेट पर है, 2 मिनट रुकिए। रितु को सूर्य का फोन आता है। तभी रितु उसका बाल ठीक करते हुए बोलती है, तू अपना चेहरा ठीक कर वरना माँ और भैया पूछेंगे। तभी रूमी कहती है, काजल एक बार सोच ले, तू ठीक तो कर रही है ना उसे बिना सजा दिलाए छोड़कर। तुझे आगे भी यही पढ़ना है ना। तुम्हारे आज की चुप्पी से उसका हौसला बढ़ जाएगा। रूमी को काजल का फैसला सही नहीं लग रहा था। तभी काजल कहती है, तुम रहोगी ना मेरे पास, सब ठीक होगा रूमी, तुम चिंता मत कर। और घर जा। आज के मार के बाद वो दोबारा ऐसा करने की भी नहीं सोचेगा। वो उदासी से मुस्कुरा कर कहती है। अब चारों बाहर आती है। रूमी उससे गले मिलती है और बाय बोलती है। मोनी के साथ चली जाती है। वो दोनों भी गेट पर सूर्य की लगी गाड़ी में आकर बैठ जाती है। अब पूरे रास्ते काजल सोच रही थी कि आगे की पढ़ाई इस कॉलेज में कैसे करेगी। आज जो आनंद ने किया था बहुत ही बुरा अनुभव था उसके लिए। वो डर गई थी, पर रितु और रूमी की हिम्मत देखकर उसका डर गायब हो गया था। रास्ते भर लिली उसके कॉलेज की कमियां निकालती रही। पानी की कमी थी, जगह जगह गंदगी थी, कैंटीन का खाना टेस्टी नहीं था आदि। वो चुपचाप सुन रही थी, पर रितु का दिमाग काजल वाले हादसे से वैसे ही गर्म था। उसने सुना नहीं जा रहा था तो वो बोल पड़ी, लिली अब हमारे यहाँ के कॉलेज में आपको इतनी बुराइयां दिखी है तो फिर आपको ड्राइवर के साथ घर वापस चले जाना था ना। किसी ने आपको बोला भी नहीं था आने को, और अभी भी आपसे किसी ने कॉम्प्लीमेंट नहीं मांगा है, फिर भी दिए जा रहे हो। अब लिली भी गुस्से में आ गई थी और कहती है, व्हाट, मैंने कोई गलत नहीं बोला जो तुम्हें मिर्ची लग रही है। तब रितु बोली, हाँ, पर आपसे किसी ने पूछा भी तो नहीं ना कुछ। वो पलट कर जवाब दी। तभी सौर्य दोनों को एक साथ डांटता है, रितु लिली तुम दोनों लड़ना बंद करो। बच्चों जैसे हरकतें करते हुए शर्म नहीं आती तुम दोनों को। अब दोनों एक दूसरे को देखकर मुंह चमकाती है चम फिर दूसरी ओर देखने लगती है। यह देखकर काजल जो गुमसुम बैठी थी हंस देती है। रितु उसको हंसते देखकर खुश होकर हंसने लगती है और लिली दोनों को हंसते देख गुस्से में भर जाती है। अब हवेली में गाड़ी से उतरते ही लिली अपने कमरे में गुस्से से तमतमाती चली जाती है और उसको देखकर इन चारों की हंसी निकल जाती है। अब अगले दिन लिली को हैदराबाद चाचा की बेटी की शादी में जाना था, तो सूर्य के पास आती है और कहती है, सूर्य मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो, 1 घंटे के बाद मेरी फ्लाइट है। तो सूर्य बोला, हाँ छोड़ दूंगा, कुछ देर सांस तो लेने दो यार, अभी तो ऑफिस से थका हारा आया हूँ, चाय पी कर चलता हूँ ना। वो कुर्सी से सर टिका के बोला। तो वो भी वहीं बैठ जाती है और कहती है, शादी खत्म होते ही मैं मम्मी पापा के साथ आऊंगी। एक काम करते हैं, तुम भी चलो मेरे साथ हैदराबाद सूर्य, बहुत मजा आएगा।
शादी में हम लोग फुल इंजॉय करेंगे। वो कुर्सी से उछलकर बोले। तभी शौर्य कहता, नहीं, मेरा यहाँ होना जरूरी है। वैसे भी वो तुम्हारे चाचा हैं, मेरा जाना ठीक नहीं होगा लिली। तुम शादी से वापसी में अंकल आंटी को लेकर जरूर आना, माँ से मिला दूंगा। वो उसे समझ वो उसे समझाता हुआ बोला। तो लिली कहती है, शौर्य यार, मैं तुमको बहुत मिस करूंगी, क्या तुम मुझे मिस करोगे? वो सवाल कर रही थी, तभी शौर्य बोला, तुम्हें लेट हो रहा है लिली, चलो जल्दी। वो उसकी बात टालता हुआ अपनी कार लेकर निकल पड़ा। लिली गुस्से में उसके पीछे पैर पटकती हुई आई और बोली, आंटी मैं जा रही हूँ, 4 दिन बाद अपनी मम्मी पापा को आपसे मिलाने लाऊंगी। कहकर वो निकल जाती है तो ममता देवी कहती है, ठीक है बेटा, मैं तुम लोगों का इंतजार करूंगी। शौर्य सोचता है शायद लिली उसकी माँ को प्रणाम करेगी, पर वो पश्चिमी संस्कृति की पली बढ़ी लड़की थी जो ऐसा कर ही नहीं सकती थी। अब वो दोनों चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद उन दोनों का एडमिशन होना था। रितु काजल को खुश रखने के लिए उसकी पसंद का फिल्म दिखाती है, खाना भी उसी के पसंद का बनवाती है और वो जो जो कर सकती थी करती है। काजल भी अब उस घटना को भूलने की कोशिश कर रही थी। रितु सौर्य से बात करके काजल के कॉलेज में ही एडमिशन करवा लेती है। वो भी दोनों को अलग अलग कॉलेज से लाने पहुंचाने का काम करके परेशान हो गया था, इसलिए रितु की बात मान जाता है। वो दोनों अब एक साथ कॉलेज जाने लगती हैं। शौर्य को भी आसानी हो गई थी, दोनों का सेक्शन और सब्जेक्ट अलग था, पर वो थी तो एक ही कॉलेज में, इससे दोनों बहुत खुश थी। अब रितु, काजल, मोनी और रूमी ये चारों पक्की सहेलियां बन चुकी थी। काजल का सब्जेक्ट बायोलॉजी था और वो तीनों आर्ट्स लेकर पढ़ रही थी। आनंद का कहीं अता पता नहीं था, वो अब कॉलेज नहीं आ रहा था। इस बात से चारों बहुत खुश थी। उस दिन शौर्य जब उन दोनों को लेने कॉलेज गया तो रूमी से वो लोग बात कर रही थी। रूमी को देखकर शौर्य की धड़कनें एक अलग ही अंदाज में चलने लगती। कॉलेज के व्हाइट सूट पर लाल दुपट्टा लिए वो धूप की गर्मी से लाल हो रही थी। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत लग रहा था। वो उसे चोरी चोरी देखने लगता है। इस बात को रूमी भी महसूस करती है। शौर्य चाहता था वो लोग कुछ देर बातें करते रहे और रूमी को देखता रहे, पर वो दोनों बेवकूफ सहेलियां बाय बोलकर जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है और शौर्य को जाना पड़ता है। वो शीशे से दूर तक उसको जाते देखता रहता है। अब गाड़ी के हॉर्न की आवाज पर शीतल दौड़कर बाहर आती है तो लिली, जो अपने मम्मी पापा के साथ आई थी, उसे ममता जी को बुलाकर उन लोगों का स्वागत करने को बोलती है। तभी शौर्य ने शीतल से पूछा, कौन है शीतल? चाची, दरवाजे पर जो इतनी जोर से हॉर्न बजा रहा है। सब हॉल में बैठे चाय पी रहे थे तो शीतल कहती है, छोटे ठाकुर, लीली बेटी आई है, बड़ी मालकिन को बाहर आने को बोल रही है ताकि वो उसके मम्मी पापा का स्वागत कर सके। माँ बैठिए, मैं आता हूँ, उन लोगों को लेकर आता हूँ। शीतल चाची, आप अच्छे नाश्ते की व्यवस्था कर लीजिए। सूर्य माँ को रोकते हुए खुद बाहर जाता है। उन लोगों के पैर छूता सूर्य अंदर लाता है। ममता जी हाथ जोड़कर दोनों का अभिवादन करती है और बैठाती है। रितु और काजल भी उन दोनों को प्रणाम करती है। सबसे परिचय होने के बाद शीतल चाय नाश्ता ले आती है। सब उसमें लग जाती है। मोहिनी देवी सबके लिए बैग से में भरकर गिफ्ट लाई थी, जिसे लिली श्यान से सबको देती है। तो ममता जी कहती है, इसकी क्या जरूरत थी, बस यही कहती है। और रितु लिली की कुटिल मुस्कान वाली शक्ल देखकर गुस्से से गिफ्ट लेकर चली जाती है। काजल को देते वक्त लिली एहसास न करने जैसा व्यवहार करती है। शौर्य को प्यार से जीन्स देती है। विजेंद्र प्रताप और मोहिनी देवी हवेली की भव्यता देखकर अचंभित थे। वो तो उन्हें लिली के कारण आना पड़ रहा था, वरना वो लोग तो शादी खत्म होते ही जल्दी से जल्दी लंदन जाना चाहते थे। उन्हें यहाँ का पानी रास नहीं आया था। विजेंद्र प्रताप के दादा पंजाब से जाकर लंदन में बस गए थे। उनका बहुत बड़ा बिजनेस था जिसे वो अपने छोटे भाई के साथ मिलकर चलाते थे। पंजाब में उनके रिश्तेदार के घर में थे, जिससे शादी में शामिल होना पड़ता था। लिली के कहने पर वो लोग शौर्य से उसका रिश्ता मांगने आ गए थे, पर रास्ते भर गहरी सोच में डूबे थे। लिली उनकी दूसरी बेटी थी। एक लंदन में ही शादीशुदा थी और इंडिया आने से उसे चिढ़ थी, और दूसरी लिली थी जो शौर्य के खातिर यहाँ बसने को तैयार हो गई थी। जींस पर कुर्ती डाले, आंखों पर गोगल्स, कानों में टॉप्स, हाथों में सोने और हीरों की अंगूठियां भरी हुई थी। ऊंची हील की सैंडल पहने
होठों पर सुर्ख लाल लिपस्टिक लगाए मोहिनी देवी विदेशी अंदाज में रंगी हुई थी। विजेंद्र प्रताप नीले सूट में और हीरो की अंगूठियां पहने अपने दौलत की नुमाइश करते से लग रहे थे। सब लोग नाश्ते के बाद बातचीत करने में लग गए थे। तभी विजेंद्र जी कहते हैं, सौर्य तुम अपना बिजनेस लंदन तक फैला सकते हो। मैं तो हूं ना, तुम्हारी हेल्प करूंगा। वो सौर्य का इशारा जानना चाह रहे थे। तभी सौर्य कहता, नहीं अंकल, पापा के जाने के बाद माँ और रितु का ख्याल मुझे ही रखना है। और अब तो काजल भी है। अगर विदेश में कारोबार जाएगा तो समय ज्यादा देना पड़ेगा, जो मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं यही ठीक हूँ। वो अपनी बात बताता है। मोहिनी देवी उसके जवाब पूरे पूरे अचरज से बोलती है, हाँ तुम यहाँ से सब कुछ समेट भी लो तो वहाँ अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। क्या तुम हमेशा इसी देहात में रहोगे? तुम्हारे लंदन में पढ़ाई यहाँ पर रहने के लिए तो नहीं की थी ना? क्या तुम्हारी इच्छा नहीं है वहां बसने की? तो सूर्य कहता है, आंटी मैंने बताया ना कि मैं माँ को छोड़कर नहीं जा सकता। और फिर यहाँ खराबी तो कुछ भी नहीं है। मेरे पापा की जन्मभूमि है। उन्होंने इस काम की उन्नति के लिए बहुत मेहनत की है। हजारों परिवारों का चूल्हा मेरे पापा की फैक्ट्री से ही जलता है। गांव में स्कूल कॉलेज सब मेरे पापा ने का बनवाया है, जिनकी देख रेख मुझे करना है। मैं उन्हें खराब होने के लिए नहीं छोड़ सकता और ना ही सबको भूखे मरने के लिए छोड़ सकता। इसलिए मैं हमेशा यहीं रहूंगा। वो अपनी बात कहकर चुप हो जाता है। तभी विजेंद्र जी कहता है, ममता जी, आप क्यों नहीं सूर्य को समझाती? लंदन में बिजनेस करने से पैसा डॉलरों में आएगा। यहाँ का बिजनेस मैनेजर सबके स्पुर्द करके वहाँ खुद कर सकता है। आजकल लोग गांव से शहर और शहर से विदेश जा रहे हैं। और ये है कि आपको अकेले नहीं छोड़ने के कारण विदेश से देहात में बस गया है। एक माँ होकर आप इसकी उन्नति पर ध्यान नहीं देगी तो कौन देगा? विजेंद्र जी सूर्य की बातें सुनने के बाद ममता जी को कहते हैं। तभी ममता जी उन्हें कहती है, भाई साहब मैंने कभी नहीं इसको रोका है। ये खुद ही अपने पिता के नक्शे कदम पर चल पड़ा। मैं यहाँ अकेली भी रह सकती हूँ। जब ये लंदन में पढ़ाई करने गया था और इसके पिता दिन रात काम में बिजी रहते थे तो मैं अकेली ही रहती थी। तभी सौर्य बोल पड़ा, अंकल बात माँ के अकेले रहने या विदेश में बसने की नहीं है। मैं खुद यहाँ के लोगों से इतना घुल मिल गया हूँ कि मुझे ये सब अपने परिवार के सदस्य की तरह लगते हैं। और जिसका इतना बड़ा परिवार हो वो बाहर क्यों जाएगा? वो हाथ जोड़कर उन दोनों से कहता है, आप लोग थके हुए हैं, चलिए आराम कीजिए और प्लीज इस मैटर पर अब बात मत कीजिए। वो उठता हुआ कहता है, काजल और रितु को लिली के मम्मी पापा की बातें अच्छी नहीं लगती। वो दोनों कुछ नहीं बोल सकती थी। सब उठते हैं। शीतल उन दोनों को गेस्ट रूम शीतल उन दोनों को गेस्ट रूम में ले जाती है और लिली भी अपने रूम में चली जाती है। काजल और ममता वहीं बैठ रही काजल और ममता जी वहीं बैठी रही। सूर्य भी कहीं बाहर ही जा रहा था। जब रितु बोली, भैया आपको उन लोगों को डांटना चाहिए था। ऐसे क्यों बोल रहे थे वो दोनों? लगता है था कि सोच कर ही आए थे। आपको लंदन में बिजनेस करवा कर ही मानेंगे। मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। देख रितु, सबको आदत होती है दूसरों को राय देने की। यही सबको डांटना या लड़ना ही तो फिर समझदारी कहाँ जाएगी? तू मुझे जानकर भी ऐसा बोल रही है। तुम्हें तो पता है पहले मैं कितनी बिंदास जिंदगी जीता था, पर पापा की मृत्यु के समय तुम्हें और माँ को रोता देखकर मेरा सब बिंदास बना और मस्ती कहीं दूर चला गया है। मैं तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वो रितु के गाल दुलार से पकड़कर बोलता है। काजल शौर्य की बातें सुनकर बहुत खुश होती है और मन ही मन शौर्य के विचारों से प्रभावित हो जाती है। ममता जी को भी शौर्य की बातें सुनकर बहुत प्यार आता है। तभी रितु कहती है, भैया कहीं आप मेरी और माँ की वजह से तो ऐसा नहीं कर रही है ना? आपको यहीं लंदन में बिजनेस करना है तो आप शौक से जाइए भैया। मैं माँ को संभाल लूंगी। बस आप 2 साल में एक बार आ जाया कीजिए। उसने अपना दिल बड़ा करके शौर्य से कहा। तभी शौर्य कहता है, रितु ऐसी बात दोबारा की ना तो समझ जाना तेरा भाई मर। तभी वो उसका मुंह बंद कर देती है और उसके गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। भैया ऐसा मत बोलिए, मैं पापा को खो चुकी हूँ। अब आप ऐसा बोलेंगे तो मैं नहीं जी पाऊंगी। पापा के मौत के बाद आज उसका सब्र फिर से टूट रहा था। तो शौर्य कहता है, चुप कर पगली, नहीं बोलूंगा। पर तुम भी उन दोनों की बातों में मुझे कहीं जाने को नहीं बोलेगी, मंजूर? वो उसे चुप कराकर बोलता है। तो वो रोते हुए बोली, हाँ मंजूर। तभी शौर्य बोला,
चल चल तो फिर हंस कर दिखा। वो रोते रोते हंस पड़ी। ममता जी और काजल भी हंसने लगी। वो तीनों अपनी बात में लग जाती है। अब सूर्य बाहर निकल जाता है और रास्ते में सोचने लगा कि लिली के मम्मी पापा मुझे लंदन में बिजनेस करने पर क्यों जोर दे रहे थे, पर उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। वो आज काजल के कॉलेज जा रहा था। उन दोनों की फीस के अलावा कुछ चंदे और रुपए भी देने थे। कॉलेज में घुसते ही उसे वो दिन याद आ जाता है जब उसका दिल रूमी को देखकर दूसरी ही लय में बजने लगा था। वो उस दिन के बाद उसे अक्सर देखने लगा था और रूमी भी उसे कभी कभी उन दोनों की नजरों से छुप कर देख लेती थी। वो अपने सर पर चप्पल लगाता है, रूमी को ही सोचता है, प्रिंसिपल से मिलकर रुपए देता है और निकल जाता है। तभी उधर लिली की माँ बोलती है, तुमने बोला तो ठीक था विजेंद्र, पर ये लड़का बहुत जिद्दी है, हमारी बातें नहीं मानेगा। तुमने अब आगे क्या सोचा है? मोहिनी देवी अपने चेहरे पर क्रीम मलती पति से बोली। वो लोग खाना खाकर कमरे में आराम करने गए थे। उन लोगों की आज आधी रात की लंदन की फ्लाइट थी, तो वे कुछ देर सोना चाहती थी। तभी बात करते हुए उससे पूछ रही थी। तभी विजेंद्र जी कहते हैं, घर तो अच्छा है मोहिनी, फैमिली भी छोटी है। बहन और उस काजल की शादी के बाद बस माँ ही बचेगी ना। तब तक लिली सूर्य को काबू में कर चुकी रहेगी और फिर उन दोनों को हम लोग लंदन में सेटल करवा देंगे और हमारी लिली हमारे पास आ जाएगी। ठीक सोचा ना? विजेंद्र जी अपनी बात मोहिनी को बता रहे थे। कुछ देर आराम कर लो तुम, तब तक सूर्य भी घर आ जाएगा। हम तब हम लोग उसकी माँ से शादी की बात करेंगे। तभी मोहिनी सोचकर कहती है, हाँ ये ठीक है, पर ध्यान रखना लिली की शादी रितु और काजल की शादी के बाद ही करना। हमारी लिली इतने दिन इस गांव में नहीं रह सकती। तो विजेंद्र जी सर को हाँ में हिला देते हैं और दोनों लेट जाते हैं। अब ममता जी और सूर्य के सामने विजेंद्र और मोहिनी देवी बैठे हैं। काजल और रितु अपने कमरे में कुछ कर रही थी। वो दोनों ममता जी से कुछ खास बात करना चाह रहे थे, इसलिए उनके कमरे में ही आ गए जहाँ सूर्य भी था। तभी ममता जी बोली, हाँ भाई साहब, क्या बात करनी है कहिए। अब सूर्य भी आ गया था। अगर आपको इसे लंदन में बिजनेस शुरू करने की बात करनी है तो आप इसका जवाब जानते ही हो। ममता जी को बिजनेस वाली बात ही लगी थी। तभी मोहिनी देवी बोली, नहीं नहीं ममता जी, हमें दूसरी बात करनी है। हम लिली की शादी सूर्य से करवाना चाहते हैं, तो सगाई की तारीख की बात करना चाहते थे। मोहिनी देवी सब तय करके मोहिनी देवी सब तय किए बैठी थी। तो ममता जी आश्चर्यचकित होकर सूर्य के चेहरे की ओर देखती है। वह भी अचरज ही था। वो सोचने लगता है कि क्या जवाब दे। तब तक लिली भी वहां आकर बैठती है। तभी विजेंद्र जी ममता जी से कहते हैं, अब जब लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम कौन होते हैं रोकने वाले। इन दोनों की मर्जी पर ही अभी सगाई कर लेना चाहता हूँ और शादी के बाद में करेंगे और शादी बाद में करेंगे। तभी लिली खुशी से उठकर पापा के चेहरे को चूमकर आई लव यू पापा कहती है। तभी सूर्य कहता है, एक मिनट अंकल, आपसे किसने कहा कि मैं लिली से प्यार करता हूँ? लिली सिर्फ मेरी दोस्त है और शादी मैं यहाँ की किसी लड़की से करूंगा, वो भी जो मेरी माँ और बहन को पसंद करेगी। सूर्य लिली की ओर गुस्से से देखकर कहता है। उसकी समझ में अब लिली की खास बात आती है। तभी लिली कहती है, ये क्या कर रही हो सूर्य? मैंने तुमसे कहा था ना मेरे मम्मी पापा तुमसे खास बात करने आएंगे, तो फिर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? लिली पापा के पास से उठकर सूर्य के पास आ गए। तभी सूर्य बोला, लिली, मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या तुमको पसंद करता हूँ। फिर तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? मैं तुमसे तो बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता। जिसे लंदन से प्यार हो उसे मैं अपने घर में नहीं ला सकता। तुम मेरी अच्छी दोस्त और हमेशा रहोगी, पर एक साथी के रूप में उस लड़की से शादी करूंगा जो मेरी माँ और बहन की इज्जत करे और मेरे सारे सुख दुख में मेरा साथ निभाए। तुम प्लीज ये ख्याल अपने दिल से निकालो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। वो ठोस शब्दों में साफ साफ उससे कहता है। ममता जी चुप थी। तभी लिली अचानक उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, पर सूर्य, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मुझे जैसा कहोगे मैं वैसी ही बन जाऊंगी। मैं तुमसे तुमसे ही शादी करूंगी मैं। वो जिद पर आ गई थी। तो सूर्य कहता है, नहीं लिली, मैंने कहा ना, सिर्फ मेरी दोस्त हो। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और शादी नहीं कर सकता तुमसे। कहकर वो उसका हाथ झटकते हुए बाहर चला जाता है। काजल और रितु दरवाजे पर खड़ी उन दोनों की बातें सुन लेती है। सूर्य को निकलते देख दोनों बगल में हो जाती है। तभी वो ममता जी का हाथ पकड़कर कहती है, आंटी,
आप उसे समझाइए, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। ये कहकर अब वो रोने लगती है। तभी ममता जी कहती है, बेटी, मैं क्या कहूँ? मैं उसे नहीं समझा सकती। वो अपनी जिंदगी का हर फैसला खुद कर सकता है। और वैसे भी बेटी, तू यहाँ के माहौल में नहीं बस पाएगी। तू लंदन में ही किसी अच्छे लड़के से शादी करना। ममता जी को सौर्य की बातों से बहुत खुशी होती है। वो लिली को समझा रही थी। तभी विजेंद्र जी कहते हैं, चलो लिली, ये देहाती लोग क्या जानेंगे विदेशी लोगों को। लड़कों की कमी नहीं है। इससे लाख गुना अच्छा लड़का तेरे लिए ढूंढ कर दूंगा। विजेंद्र प्रताप लिली को हाथों से कसकर बाहर ले जाते हैं, जहां रितु और काजल को देखकर उसकी आंखों में आग निकलने लगती है। अब वो अपने पापा का हाथ छुड़ाकर काजल का बाल कसकर पकड़ लेती है। यू इडियट, तुम्हारे कारण सौर्य मुझसे शादी नहीं करना चाहता। तुम नौकर की बेटी, तुम्हारी औकात नहीं है उसकी वाइफ बनो। जरूर तुमने उसे मेरे खिलाफ भड़काया है, तभी वो ऐसा बोला। वो उसके बाल नोचती उसे एक दो थप्पड़ लगा चुकी थी और काजल अपने बचाव में अपना बार बार सर झुका रही थी। तभी रितु उसके पागलपन पर घबराई। माँ, सौर्य, शीतल और सभी नौकर को चिल्लाकर बुलाती है और खुद लिली से काजल को छुड़ाने लगती है। सौर्य अपने कमरे में सोच में डूबा टहल रहा था। रितु की आवाज पर दौड़कर बाहर निकलता है। नीचे हॉल में देखता है, जोर से चिल्लाता है, लिली, छोड़ो उसको। वो रितु को एक हाथ से खेल चुकी थी। शीतल भी वहीं काजल को छुड़ाने में लिली से धकेली जा चुकी थी और गिर पड़ी थी। नौकर सब क्या करें सोचकर परेशान थे, पर लिली को कोई छू नहीं पा रहा था। लिली काजल को इधर उधर खींच कर मारती जा रही थी। वो मार खाते खाते बेहोश होने लगी थी। वो गांव की नाजुक सी लड़की, और कहाँ वो विदेश में जिम करके बॉडी बनाने वाली लड़की, जिसके हाथ पत्थर की तरह मजबूत थे। उसके मम्मी पापा चुपचाप सारा तमाशा देख रहे थे। अब सौर्य कूदते हुए सीढ़ियां उतरता है और लिली को काजल से छुड़ाते हुए एक थप्पड़ खींच कर मारता है। वो लड़खड़ा कर एक और गिरती है, जिसे उसके मम्मी उठाने लगती है। काजल बेहोश होकर गिर चुकी थी और सौर्य उसे बाहों में उठाकर माँ के कमरे में लेटाया है और बहादुर को डॉक्टर बुलाने को बोलता है। रितु, शीतल और ममता जी उसके चेहरे पर पानी छिड़कर होश में लाने की कोशिश कर रही थी। तभी सौर्य गुस्से में कहता है, आप लोग शराफत से अभी के अभी मेरे घर से निकल जाए। और तुम लिली, तुम तो मेरी दोस्त के लायक भी नहीं हो। इसी व्यवहार पर मुझसे शादी करना चाहती थी। छी, शर्म आनी चाहिए तुमको। वो लड़की खुद मुसीबतों की मारी है और तुम उसके साथ, जाओ यहाँ से। नौकर से कहकर उन लोगों का सामान कमरे से मंगवा देता है और बाहर जाने का इशारा करता है। तभी लिली कहती है, तुमने मुझे मारा, मैं जान गई हूँ सौर्य। तुमने यह नरक क्यों पसंद है, क्योंकि ये काली नरक वाली लड़की तुम्हें पसंद है। तुम क्या मुझसे शादी से इनकार करोगे? मैं तुम्हें ठुकराती हूँ। रहो तुम इसी नरकवासियों के साथ। आई हेट यू, कहते हुए बाहर निकलती है। उसके मम्मी पापा पीछे जाने लगते हैं। तभी रितु दौड़ती हुई आती है और मोहिनी देवी के हाथों को पकड़कर बैग थमा देती है और कहती है, ये गिफ्ट ले जाइए आंटी। लिली की शादी होगी तो काम आएंगे, और शादी तो मुश्किल से ही हो पाएगी, क्योंकि आपने उसे घर बसाने वाले संस्कार नहीं दिए हैं। कहकर वापस माँ के कमरे में चली जाती है। डॉक्टर को आता दे सौर्य भी रितु के साथ अंदर चला जाता है। वो दोनों दांत पीसते हुए बाहर गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। अब आगे लिली कौन सा कदम उठाएगी सौर्य से शादी करने के लिए, और काजल के बदले में जो उसकी सौतेली माँ ने पैसे लिए थे, वो काजल को लेने वो काजल को लेने क्यों नहीं आए थे? वैसे कॉलेज का छिछोरा आनंद कहाँ गायब है? यह हम जानेंगे पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा देना। धन्यवाद।